नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा और आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। छत्तीसगढ़ के नेता अब सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के बड़े चुनावी रण में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। असम से लेकर केरल, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर बड़े चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ के सियासी सिपाही पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खुद केरल के लिए मोर्चा संभालने के लिए भेज रही है, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस जहां भूपेश बघेल असम में सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हैं। यानी साफ है, छत्तीसगढ़ के नेता अब राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या छत्तीसगढ़ की बढ़ती राजनीतिक ताकत का संकेत? क्या इन राज्यों में छत्तीसगढ़ के नेताओं की मौजूदगी जीत की गारंटी बनेगी? आज हमारे साथ होंगे दोनों दलों के खास मेहमान और होगी सीधी बहस इसी रणनीति पर और सियासत पर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव अब सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं रहे। ये चुनाव राष्ट्रीय सियासत का केंद्र बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत दिखाने में जुटी हैं। बीजेपी जहां इसे राष्ट्रवाद और जन जागरण से जोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। साफ है कि इन चुनाव के जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव की जमीन भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी केरल में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। चेंगनूर और अरनमुलाग में उन्होंने चुनावी सभाएं की, तो वहीं बीजेपी के इस आक्रामक प्रचार अभियान पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी देश बचाने की बात करती है, लेकिन आजादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उससे दूसरी परिस्थितियां बंगाल असम के चुनाव में हैं, और वो सरकार बनाने का ही चुनाव नहीं है, वरन देश बचाने का भी चुनाव है, संस्कृति बचाने का भी चुनाव है। भारत का भाग्य, पश्चिम बंगाल का भाग्य और असम का भाग्य विदेशी निर्धारित नहीं कर सकते। चुनाव के माध्यम से एक जन जागरण का भी वो काम है, इसलिए पूरी ताकत वहां लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी का इसको देश की आज़ादी में कहीं आंदोलन में कभी ये लोग दिखे नहीं। ये देश क्या बचाएंगे? आज देश में जितनी समस्याएं हैं सब तरह की, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। पूरे देश के लोग त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज ये लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आज गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई, लेकिन सरकार कहती है कि लाइन नहीं लगी हुई। कहाँ लाइन नहीं लगी हुई है बता दे। 65 रुपया रेट अलग बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये सरकार की नाकामी है, और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अलग अलग तरह के बयान देते हैं। बहरहाल असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव में छत्तीसगढ़ की नेताओं की बढ़ती सक्रियता ने सियासी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। राष्ट्रीय राजनीति के इस बड़े रण में अब छत्तीसगढ़ के चेहरे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या रणनीति का दम चलेगा या नेताओं का असर दिखेगा? अब नजर रहेगी इस चुनावी रण के नतीजों पर, जहां हर चाल तय करेगी सियासत का अगला कदम। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। पर चर्चा करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करा देता हूं। तौकीर रजा साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अभय नारायण राय जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, और पीसी रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। तौकीर रजा साहब, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। अजय चंद्राकर साहब कर रहे हैं कि यह सिर्फ चुनाव नहीं है, देश बचाने के लिए भी ये चुनाव जरूरी है, संस्कृति बचाने के लिए भी ये चुनाव जरूरी है। लेकिन चलिए, देश तो बच जाएगा, संस्कृति भी बची जाएगी। केरल बचा पाएंगे आप लोग? क्योंकि हालात वहां बहुत गंभीर है और चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए शायद आप लोग मुख्यमंत्री को खुद वहां मोर्चा संभालने के लिए भेज रहे हैं। तौकीर रजा साहब, आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, संस्कृति और संस्कार की अगर जब बात होती है और राजनीति की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही एकदम डट कर खड़ा रहता है और आगे बढ़कर कार्य करता है। चाहे केरल जैसे राज्यों में उनकी हत्याएं क्यों ना होती हो, या बंगाल जैसे राज्यों में उनकी हत्या क्यों नहीं कर दी जाती, लेकिन वो डट के खड़ा है। आपने देखा होगा 1980 में बनी हुई पार्टी मात्र 1 सीटों से जीतने वाली पार्टी आज पूरे
देश में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन गई है और ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी क्यों बनी है, क्योंकि राष्ट्रहित की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को आज भी बुलाया जाता है। इसलिए भक्त कहा जाता है हमारे जो कार्यकर्ताओं को, और इनके कार्यकर्ताओं को सब जानते हैं कि किस प्रकार से चमचे कहा जाता है। तो आज हम काम करने की लेकिन बात करते हैं, केरल में इस विकास की भक्ति बात पर करते हैं। लोग तो मुहर नहीं हमारी लगा रहे हैं तौकीर जो साहब। नीति और नीति है एकदम तौकीर स्पष्ट रजा है। साहब, केरल में इस भक्ति पर लोग मुहर नहीं लगा रहे हैं। जी, केरल में आपके इस भक्ति पर लोग मुहर नहीं लगा पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति होगी ना, यही समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए एक चीज बता दूं मैं, अभी तो खैर ये शुरुआत है और हम प्रयास करते हुए सब जगह आगे बढ़ रहे हैं। और वही तो बता रहा हूं कि एक सीटों से शुरू करने वाली जो पार्टी है, आज कई सीटों से कई राज्यों में हम लोग बहुमत के साथ पूरे देश में बैठे हुए हैं। कुछ राज्य जरूर छूटे हुए, लेकिन हम भी वहां पर प्रयास अपने जारी रखे हैं और उसका नतीजा आने वाले समय में दिखेगा। हम बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, हमारी सीटें भी बढ़ रही हैं, हमारा वोट का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में अभी तो चुनाव आ रहे हैं, वो दिखेगा। ये तो हमारे माननीय सह मुख्यमंत्री हैं, अभी वहां गए हैं, वो भी इसके नतीजे देखेंगे। लेकिन आपने पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री को भी देखा, जो एटीएम बने हुए थे गांधी परिवार के, जब यूपी में चुनाव में करने गए तो वहां पर तो बंटा धार करके आ गए, जमानत जब जब्त हो गई, मात्र 3 सीटों में सिमट गए। असम में वही हाल रहा, जहां जहां गए वहां पनौती बन के गए। एक बड़ा पनौती केंद्र में बैठा हुआ इनका, इनकी कांग्रेस पार्टी का, और दूसरे पनौती भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो है छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं भूपेश बघेल जी। तो ये सब जानते हैं, लेकिन हमने जहां जहां गए हमारे चुनाव हम जीत के आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद उड़ीसा गए तो पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया। और आने वाले समय में यह भी बता दूं, अगर वो केरल गए हैं तो हम भी बुरी आशा रखते हैं कि जैसा परचम उड़ीसा में फहराए थे वैसे ही जो परचम जीत का भारतीय जनता पार्टी का केरल में फहराएगा, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बंगाल में बनेगी, असम में बनेगी, और सभी जगह बनेगी। ये हमारा पूरा प्रयास है। और भूपेश बघेल के स्ट्राइक रेट को क्या कहेंगे? असम पहुंचने वाले भूपेश बघेल, छोटी सी प्रक्रिया दे दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं अभय नारायण राजी के पास। असम पहुंचने वाले हैं ऑब्जर्वर बनकर, सबसे बड़े ऑब्जर्वर बनकर कांग्रेस के भूपेश बघेल जी, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? तौकीर रजा साहब, आप ही से पूछ रहा हूं। मेरे से पूछा आपने? इसलिए पूछ रहा हूं कि आप विष्णुदेव साय के स्ट्राइक रेट गिना रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि भूपेश बघेल की स्ट्राइक रेट आपसे समझ लूं। जी बिल्कुल, मैंने बताया तो भाई, स्ट्राइक रेट की बात करें, यूपी में देखिए ना क्या स्थिति रही, मात्र 3 विधानसभा सीटें जीते, बाकी जगह तो जमानत जब्त हो गई। तो ये बताता है, जबकि वो तो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री होने के बाद यहां से पैसा भी वहां बांटते रहे एटीएम बन के गांधी परिवार का। लेकिन क्या रहा, ये सब ने देखा है। और उसके बाद भी दूसरे जो विधानसभा असम में भी गए, वहां भी वही स्थिति हुई। तो आपने ये देखा है, बंगाल में भी गए तो वहां स्थिति वही हुई है, और अभी जहां जहां जाएंगे वही हाल होने वाला है। नारायण जी, कांग्रेस की जो है, ठीक है, आ गई आपकी बात, पार्टी की नए परचम खिलके नया कमल खिलने वाला है। स्ट्राइक रेट पर सवाल है, जहां जहां पहुंचेंगे भूपेश बघेल वहां वहां आपको हार मिलेगी। असम पहुंच रहे हैं, हालांकि इस बार भी 2021 के चुनाव में भी गए थे, नतीजा आपके सामने। असम में आप भी बहुत परचम लहरा नहीं पाए, और वही सवाल वापस से तौकीर रजा साहब दोहरा रहे हैं कि जहां जहां पहुंचेंगे आपके वो सीनियर ऑब्जर्वर, हालत वही होंगी जो बिहार में भी हुआ शायद। अभय जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं तौकीर जी को ईद की बधाई दे देता हूँ। ईद में मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात हुई तो ईद की बधाई देता हूँ उनको। और इस बात की मुझे खुशी है कि तौकीर रजा साहब तरह के प्रवक्ता अगर है तो भारतीय जनता पार्टी मुंह से जीतती रहेगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे बड़े दल के सदस्य तौकीर जी हैं, तो ठीक है, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं है। वहां पे जो चुनाव होगा वो वामपंथी संगठन और कांग्रेस के बीच होगा, वही रिजल्ट आएगा, और कांग्रेस इस बार वहां सरकार बनाएगी। इसलिए तो विष्णुदेव साय को भेजा जा रहा है ना। स्ट्राइक रेट बढ़िया, उड़ीसा में गए थे पहली बार, वहां भी सरकार नहीं थी, बन गई। वही तो बात मैं कह रहा हूं ना कि अगर अपने मुंह मियां बिट्टू बनना हो और विष्णुदेव साय जी के जाने से ही सरकार बनती हो, तो अमित शाह और मोदी जी की आवश्यकता नहीं है, फिर कमल छाप की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है, फिर तो विष्णुदेव साय राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम लोग नितिन नवीन जी को बेकार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। विष्णुदेव साय के जाने की अगर कहीं जीत हो रही है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना था। आप केरल भेज रहे हैं, आसाम भेज रहे हैं, एक साथ राष्ट्र में भेज दीजिए ना, जो जहां जहां बची है वहां आ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, आता हूं रजा साहब, बार बार एटीएम
आज मुख्यमंत्री क्या एटीएम बन के नहीं जा रहे हैं? हारा हुआ खुद जैसे बताएं, राहुल गांधी अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री जब नहीं थे तब कितनी जगह जाते थे, तब उनका कहाँ उपयोग किया गया, तब संगठन क्षमता क्या थी। आप छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, आप एटीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो आपको वहां भेजा जा रहा है। और जो सरकार में वसूली हो रही है वो चुनावों के लिए हो रही है। पूरे प्रदेश में सारे मंत्री वसूली में लगे हुए हैं, और तो अफीम की खेती की भी जो वसूली की बातें आगे आएंगी वो भी वही चुनाव के लिए आएंगी। दूसरी बात, तमिलनाडु में आपका कहीं पता नहीं है, गठबंधन में आप लड़ रहे हैं, 10-20% सीटें आपको मिली है, आप भेज दीजिए किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आसाम में आप किसके सहारे हैं? असम गण परिषद और कांग्रेस से गए हुए लोगों के सहारे। आपका अपना आधार क्या है? किसी के सहारे है ना आसाम में भी। असम गण परिषद और कांग्रेस से गए हुए लोग दल बदल करो, पैसे से लोगों को खरीदो, ईडी बैठाओ, आईटी ये डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का समझ में नहीं आता अभय नारायण जी। ये डबल स्टैंडर्ड वाली जो आप गेम खेलते हैं ना, आप लोगों को समझ में आता नहीं है। आप भी तो किसी के साथ खड़े हैं, असम में भी आपकी भी अलायंस है। लेकिन एक चीज और, आप लोग पहले भी बड़ा आरोप लगाते थे कि ये बाहरी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, नेता आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उसको लेकर आप तमाम बड़े सवाल करते थे। फिर आप अपने ऑब्जर्वर भेजना शुरू कर दिए, इस पर भी आपने डबल स्टैंडर्ड का गेम दिखाया। इसके बाद आता हूं तौकीर रजा जी आपके पास। देखिए, ये नेताओं की अपनी क्षमता है। भूपेश बघेल आज राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी क्षमता है। टीएस बाबा विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है, उनकी कोई क्षमता नहीं है। उनको भेजा जा रहा है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनकी कोई क्षमता नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री के नाते विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है, उनकी कोई क्षमता नहीं है। अभय नारायण राय जी, संगठन की कोई क्षमता नहीं है। ठीक है रजा साहब, कोई क्षमता नहीं है, सारी क्षमताएं कांग्रेस के भीतर है। तो रजा साहब छोटा सा जवाब, फिर पीसी रथ जी के पास में जाऊं। देखिए, अगर क्षमता नहीं रहती तो उड़ीसा नहीं जीतते। ये कदम का फर्क होता है, और ये कदम का फर्क हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों का होता है। अगर ऐसी बात करें तो जरा बताइए, राजस्थान गए थे, हारे कैसे अभी चुनाव में? भूपेश बघेल के गए थे चुनाव, बाकी जगह तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का है तो वो आज भी जरूर नहीं पाते तो सीटें हमारी जरूर बढ़ती हैं। क्योंकि लक्ष्मी का जो निशान है, लक्ष्मी का जो वाहन है, उसको सब जानते हैं, इसलिए लक्ष्मी को आता हुआ मानते हैं। उसी कारण से वो उसको आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, पीसी रथ जी आपके पास आता हूं। आप जरा बेहतर तरीके से इस सियासी जंग को समझाएंगे भी, क्योंकि एक लगातार आरोप विपक्ष का पहले से रहा है कि बाहरी राज्यों में, दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो बाहरी राज्य के लोग आते हैं। एक क्रॉस स्टेट ब्रांडिंग की बात इसमें सामने आती है। एक भारतीय इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर देखें तो ये नया ट्रेंड बना हुआ है। इस ट्रेंड को आप किस तरह से देख रहे हैं और इसका इंपैक्ट और इफेक्ट क्या होता है चुनाव के दरमियान? पीसी रथ जी। देखिए, ये दरअसल चुनाव में जो दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, तो वर्क फोर्स होती है और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। तो जिन राज्यों में पार्टी की सरकार हुआ करती है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। जहां भी जिम्मेदारी दी जाएगी वहां की पूरी व्यवस्था देखने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट निश्चित रूप से उनके माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए एटीएम कहा जाता है। इसीलिए जब भूपेश बघेल थे तो उनको एटीएम कहा जाता था। अब अभी ये विष्णुदेव साय जी हैं तो इनको एटीएम के तौर पे वहां पर भेजा जा रहा है। केरल में बहुत ज्यादा संभावना लग रही है इस बार बीजेपी को, और बीजेपी इस तरह से उम्मीद में है कि शायद केरल में इस बार उसको ओपनिंग ठीक ठाक मिले, और अब तक के जो नहीं हो पाया था वो शायद हो, क्योंकि जो जनरेशन चेंज होता है, जो नया जनरेशन आता है, वो पुराने राजनीतिक विचारों से उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो शायद वहां पर कुछ हमको बेनिफिट मिले। ऐसा केरल स्टोरी वगैरह जो इस तरह से फिल्में बनी हैं, बनवाई गई हैं, तो उससे कुछ फायदा मिले, ऐसी कुछ उम्मीद बीजेपी लेके चल रही है केरल को लेकर के। इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को वहां पर भेजा गया है। और इसी तरह से आप देखिए, बंगाल में जो मारवाड़ी समुदाय के लोगों की काफी संख्या है, राजेश मुणत जी को उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां भेजा गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। और हर तरह से पार्टी, जो दोनों पार्टी के लोग हैं, भाजपा और कांग्रेस के, वो अपने अपने नेताओं की उस राज्य में पहुंच या अप्रोच या
कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है, उससे किन से मैक्सिमम फायदा मिल सकता है, इस तरह से विचार विमर्श करके तय करते हैं। स्टार प्रचारक के सूची के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में किसी न किसी तरह से अपने लोगों को उस तरह से वो भेजते हैं, उपयोग करते हैं अपने वरिष्ठ नेताओं का। तो अब सवाल ये उठता है, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में, केरल में, इन दो राज्यों में बीजेपी को अब तक की कोई सफलता उस तरह से मिल नहीं पाई थी। तो अब इस बार के चुनाव में देखना होगा कि क्या उसको कोई वहां पर प्रॉपर ओपनिंग मिल पाती है। बंगाल में तो निश्चित रूप से भाजपा इस बार सशक्त दावेदार है, पिछले बार भी थी। बंगाल में भाजपा को बहुत उम्मीदें हैं। केरल थोड़ा ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है, वहां पर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी रहता है। नेशनल बहुत हर घर से लोग अरब कंट्रीज में या बाहर विदेशों में काम करने जाते हैं। ज्यादातर लोग बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं। परिवार एक तरह से ज्वाइंट, बहुत सारे धर्मों के लोग एक ही परिवार में रहते हैं, ऐसा भी केरल का कैरेक्टर है। तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है भाजपा के लिए, लेकिन बंगाल उसके लिए बहुत प्राइम वो है। और आसाम में उसे अपनी बचानी है, अभी सरकार बचानी है। हेमंता विश्व शर्मा की सरकार जो है वो किस तरह से वापस रिपीट हो, उसकी चिंता है। ये जो SIR का किया गया था पिछले बार आसाम में, लंबा चौड़ा, तो उसका कोई नतीजा निकला नहीं। उसके नतीजे के बाद जो सरकार को जो बेनिफिट मिलनी चाहिए थी भाजपा को, उस तरह से मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बार वहां पे भी बड़ी चुनौती है कि आसाम में किस तरह से बचाएं। और निश्चित रूप से जो प्रवक्ता कह रहे थे, तो पिछले बार भी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोगों को वहां बड़ी जिम्मेदारियां मिली थी, लेकिन वहां पर उनका कुछ असर दिखाई नहीं दिया, नतीजे प्रभावित नहीं कर पाए छत्तीसगढ़ के नेता। यूपी में भी उसी तरह से हुआ। तो इस बार दोबारा से चुनौती है कि क्या वो पिछली गलतियों को दूर करके, अपना जो उनसे कुछ कमी रह गई होगी उसको दूर करके वहां कुछ अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे कांग्रेस के लिए। ये उनके लिए भी चुनौती है, ताकि वो एक तरह से अपना लौट करके कुछ गर्व से बता सके कि देखो साहब हमने ये कर दिखाया करके। क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बहुत जीवन मरण का सवाल है। ये जो चुनाव है, कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए इन चुनावों में बहुत कुछ करना है, दिखाना है। अगर कांग्रेस वो नहीं कर पाई तो आगे उसके लिए और वापसी करना और मुश्किल होता जाएगा। और भाजपा के लिए तो कुछ और अतिरिक्त अपने मेडल्स लगा लेने हैं, क्योंकि सरकार है उनकी ज्यादातर जगहों पे, और इन चुनावों से उनको अपनी को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति दिखाई देगी। अभय नारायण जी, प्रतिष्ठा बचाने की बात है, ठीक है, आप केरल जीत भी गए, चलिए ठीक है, आप बंगाल में भी कुछ कमाल कर गए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछले बार सेकंड हाईएस्ट सीट्स के साथ थी। इस बार दावेदारी मजबूत है, पीसी रथ जी भी ये कह रहे हैं। बिहार में भी आपके गए ऑब्जर्वर कुछ कमाल दिखा नहीं पाए, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति वही रही। 2021 में गए थे असम, हालांकि भूपेश बघेल, वहां भी कमाल नहीं दिखा। इस बार फिर आप वापस भेज रहे हैं, क्या तैयारी? मुझे लगता है कि आप लोग जो ऑब्जर्वर पॉलिटिक्स है ना, उस पर ज्यादा निर्भर हो गए, जो जमीनी संगठन है उसको छोड़कर। अभय नारायण जी, देखिए ओझा जी, जो ऑब्जर्वर जाते हैं दूसरे स्टेट से, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद जो भी जाते हो, उनका काम होता है वहां के संगठन के साथ सहयोग करना, रणनीति बना के काम करना। वोट तो वहां की जनता देगी, सरकार तो वहां की जनता बनाएगी और बिगाड़ेगी, जिताएगी और हराएगी। हमारा काम है पार्टी की तरफ से हम भेजे गए हैं तो पार्टी का काम करना, ऑब्जर्वर हो, स्क्रीनिंग कमेटी हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास ऐसे लीडर हो गए हैं जिनकी ऑल इंडिया भूमिका, चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें, टी.एस. सिंहदेव जी की बात करें, श्यामदास साहू जी की बात करें, डॉक्टर चरणदास महंत की बात करें, इनकी भूमिका ऊपर तय हो गई है और समय समय पर पार्टी इनको उपयोग करती है। वो उपयोग अभी भी कर रही है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत कहीं दिखाई दे रही है। तो असम में सरकार बचानी है और पांडिचेरी में, बाकी 3 स्टेट में तो आप देखिएगा जो परिणाम आएंगे कि इंडिया गठबंधन ही रहेगा। तमिलनाडु भी गठबंधन रहेगा, केरल में कांग्रेस सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन ही दिखेगा। वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी जाति धर्म कर ले, चाहे कितनी बातें धर्म के खिलाफ धर्म से कर ले, जो इनकी प्रवृत्ति अभी अजय चंद्राकर जी को मैं सुन रहा था और उनकी लाइन मुझे अच्छी लगी। देश बचाने का चुनाव है, वाकई में देश बचाने का चुनाव है कि देश के टुकड़े ना हो, देश में धर्म से धर्म को लड़ाया ना जाए, देश में जाति से जाति को लड़ाया ना जाए, देश में FIR और EVM के वोट चोरी का मामला है, वो पे रोक कैसे लगे। जनता उसी के साथ खड़ी होगी जो लोकतंत्र के संविधान के साथ होगा। तो देश बचाने का चुनाव है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस पूरे चुनाव में पूरी ताकत से, और छत्तीसगढ़ के जितने हमारे नेता गए हैं, भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, डॉक्टर चरणदास महंत जाएंगे अभी, दीपक भाई जी जाएंगे अभी,
कि तमाम लोग पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वहां के लोगों की मदद करेंगे, लेकिन वहां पे रणनीति पे काम अभय करेंगे। नारायण जी, कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को सलाम है। जो बात पीसी रथ जी भी कह रहे थे, बिहार में आपके गए थे ऑब्जर्वर, यही गए थे, आपके दीपक बैज भी गए थे, भूपेश बघेल भी गए हुए थे, नतीजा नहीं मिल रहा ना अभय नारायण जी। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपके फेवर के लिए सवाल पूछ रहा हूं कि कैसी रणनीति बना रहे हैं साहब कि नतीजा ही नहीं मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस चुनाव लड़ती है अपने कार्यकर्ताओं के बल पे और जनता का विश्वास जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, अच्छा। उनको मैदान में उतारती है। अच्छा। चुनाव के पहले ईडी आएगी और चुनाव के समय चुनाव आयोग जाएगा। ये सर्वविदित है। बात बात में चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। क्या पैमाने सेट कर रहे हैं आपके सुप्रीम चुनाव कोर्ट कराने जाना के पड़ता ऊपर? है। क्या कुछ पश्चिम बंगाल में अभी तक हमारे पास समय चुनाव डिक्लेयर हो तौकीर रजा गए, साहब, लेकिन वहां से काम चल रहा है। तौकीर रजा साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चल रहा है। ठीक है तौकीर रजा साहब, कोर्ट के आदेश से इसके बाद दौलत पर भवन के बाद पे जहां पे कम हुआ है, गुलशन ही अगर सजाना हो, ये चेहरे बेलते हैं। सुनिए लेकिन जो बड़ी इंतजार जो था तौकीर रजा हथियार साहब, है, देखिए अपने जो उनके टूल्स हैं, अरे अभय नारायण जी, जो वैज्ञानिक क्षमता है, उनका तो उपयोग करते हैं। अभय नारायण जी रोक रहा हूं आपको। सुनिए तौकीर रजा साहब अपने मिजाज में आए हैं, शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं, मुझे लगता है कि कुछ शेर ही सुना रहे हैं तौकीर रजा साहब। ऐसा गुलशन ही अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। राजभक्ति की बात करने की बात करते हैं और राजद्रोही खुद करते हैं। संविधान की बात करते, संविधान की हत्या इन्होंने करी, आपने देखा इमरजेंसी लगाकर। रही बात अब आप पहले शुद्धि बना लीजिए, राष्ट्रभक्ति आप सिद्ध करते हैं, हम तो राष्ट्रभक्त हैं। पिछले 5 वर्षों में भी आपकी अभय नारायण जी, तौकीर रजा साहब जल्दी से आजादी के पहले भी राष्ट्रभक्त थे और आजादी के बाद भी राष्ट्रभक्त हैं। हर मंत्रालय में, हर डिपार्टमेंट में, हर योजना में आपने भ्रष्टाचार किया। अरे सुनिए ना अभय नारायण जी, आपके कार्यकर्ता आपके साथ हैं, तौकीर रजा आप तो सुन लीजिए। तौकीर रजा राजद्रोह करते भाई, भ्रष्टाचार करना एक तरह से राजद्रोह होता है। लेकिन हमने विकास किया है साहब, हमने विकास की बात करें और विकास की गाथा की है और जितना राज्य उसका नतीजा है। आप तो देखिए, आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, अपनी बात करिए ना, कांग्रेस कहां पर, हम तो भाजपा की बात कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जनता देगी चुनाव में, लेकिन चलते चलते पीसी रथ जी का रुख कर रहा हूं। तौकीर रजा साहब समय नहीं हमारे पास। पीसी रथ जी, अभय नारायण जी रोक रहा हूं आप दोनों को, कंक्लूजन ले लेते हैं। पीसी रथ जी के पास में चलता हूं। देखिए पीसी रथ जी, मुद्दे तो हैं, छत्तीसगढ़ के नेता भी पहुंचेंगे जब इन 5 चुनावों में, तो गिनाएंगे कि सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने क्या किया, पूरे देश में बीजेपी क्या कर रही है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब ये ऑब्जर्वर या बड़े नेता दूसरे स्टेट के पहुंचते हैं, अदर स्टेट में प्रचार प्रसार के लिए, तो इसका इंपैक्ट लोकल लीडरशिप पर कितना पड़ता है? जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जैसे अगर बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, तो लोकल लीडरशिप और लोकल पार्टियां जो है वहां ज्यादा संख्या में है, उन पर कितना असर पड़ता है? जब ऐसे ब्रांड चेहरे पहुंच जाते हैं अचानक से बड़े पार्टियों की, तो उन पर प्रभाव क्या रहता है? जी देखिए, जो चेहरे राष्ट्रीय राजनीति में जाने पहचाने चेहरे हैं, वो अगर किसी राज्य में कांग्रेस भेज रही है या बीजेपी भेज रही है, तो वो उस राज्य के जो नेता हैं, जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, उनके बीच जो अगर निष्पक्षता से काम ना हो रहा हो, तो इनकी जिम्मेदारी रहती है कि वहां पर सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का सुन करके निष्पक्षता से काम हो, चयन से लेकर के प्रचार रणनीति बनाने में और दूसरी चीजों में ये मदद करें उस तरह से। इसलिए इन्हें भेजा जाता है ताकि वहां पर की जो आपसी जो एक दूसरे के प्रति द्वेष हो या कुछ उस तरह से नाराजगी हो एक दूसरे के प्रति, तो वो गुटीय भावना को खत्म करके वो पार्टी के फोरम पे आकर के वो पूरे एक मन से काम करने की रणनीति बनाएं और उस चुनाव में काम करें। एक चुनाव एक तरह का युद्ध होता है, तो युद्ध के लिए पूरे स्तर से लोग जुड़े, एक दिल के साथ जुड़े करके, तो उसके लिए ये मूल रूप से भेजा जाता है। अब ये देखा जाएगा कि अब तक के जो उस राज्य की परिस्थितियों से परिचित लोग हैं, तो वो तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार जिनको भेजा गया है, उनके लिए वहां पर लोगों को जोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमारी बात हो ही रही थी कि केरल में उस तरह से बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिस नहीं है, भाजपा के लिए संभावनाएं उतनी नहीं है, बस ओपनिंग करनी है, किसी तरह कुछ ओपनिंग हो जाए, कुछ सीट आ जाए किसी तरह तो से। वहां पर मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, विष्णुदेव साय जी को।
तो उनको उस तरह से बड़ी चुनौती नहीं है उनके लिए, क्योंकि वैसा कोई रिजल्ट नहीं देना है। लेकिन बड़ी चुनौती बंगाल है, बंगाल में उनको वापसी करनी है, आसाम है बड़ी चुनौती। तो दोनों ही पार्टियों के जो नेता इन दो राज्यों में गए हैं, वहां पर उनके लिए बड़ी चुनौती, वहां उनको रिजल्ट देने की जिम्मेदारी है। देखने वाली बात है कितना कमाल कर पाते हैं बड़े चेहरे जो छत्तीसगढ़ के इन 5 राज्यों में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तौकीर रजा साहब आपका, अभय नारायण जी आपका भी, और पीछी रथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, साफ है कि छत्तीसगढ़ के नेता अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंच पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। असम से लेकर केरल, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर चुनावी रण में छत्तीसगढ़ की सियासी ताकत दिखाई दे रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपने अपने दिग्गजों के सहारे इन राज्यों में जीत का गणित साधने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या यह रणनीति चुनावी नतीजों में बदलती है और किसके चेहरे पर जीत की मुस्कान नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।